Assalamu alaikum. I'm Dr. Maryam Marufia Khan, FCPS Internal Medicine. Today, I will discuss about history manual, that is history taking in a long case. I will share some mnemonics to make it easy. So, starting from introduction, देयर आर फ्यू निमोनिक्स. ये निमोनिक्स अगर आप याद कर लेंगे ना तो आपकी हिस्ट्री कंप्लीट भी हो जाएगी, कुछ मिस भी नहीं होगा इसमें, और आप सारी हिस्ट्री ले सकेंगे, कुछ भूलेंगे नहीं. तो ट्राई टू टेक हिस्ट्री इन दैट पैटर्न ताकि आपकी इसी में ही प्रैक्टिस हो और ये निमोनिक्स आप याद करें. आप इन निमोनिक्स को जितना याद करेंगे और जितना इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एग्ज़ाम वाले दिन आप उसी तरह हिस्ट्री लेंगे और फिर अपनी हिस्ट्री में कुछ मिस नहीं करेंगे. सो इंट्रोडक्शन का निमोनिक जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ वो है नेग्रियोमा. अक्सर क्या होता है कि जब हम हिस्ट्री लेते हैं हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ भूल जाना इट्स ओके. ठीक है, इंसान है, मिस्टेक हो सकती है और ज़रूरी नहीं है आप 100% हर चीज़ करें. आप कुछ ना कुछ मिस कर सकते हैं, बट वो कुछ ना कुछ जो है मिस करें ना, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, वो रेलेवेंट नहीं होना चाहिए. रेलेवेंट चीज़ें सारी पूछनी है और जो रेलेवेंट हिस्ट्री है वो सारी होनी चाहिए. सो नेग्रियोमा इज़ अबाउट N फॉर नेम, A फॉर एज, G फॉर जेंडर, R फॉर रेजिडेंस, E फॉर एजुकेशन, O फॉर ऑक्यूपेशन. M फॉर मैरिड और अनमैरिड और A फॉर कोमॉर्बिडिटी. जब आप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जब कंप्लीट करें ना तो आप पेशेंट से बस एक सवाल कर लें कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल का कोई मसला तो नहीं है. इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी हिस्ट्री आपको मतलब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तो जो चलेगी वो चलेगी, लेकिन आपको कोमॉर्बिडिटीज़ की भी हिस्ट्री लेनी होगी. तो इससे आपको जो है क्लू मिलेगा कि जो कोमॉर्बिडिटीज़, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, उसने कहा कि उसको डायबिटीज़ है, उसको हाइपरटेंशन है, तो अब आपने अपने माइंड में ना क्या सोचना है कि मुझे ज़रा क्विक हिस्ट्री लेनी है क्योंकि मुझे डायबिटीज़ को भी कवर करना है और मुझे हाइपरटेंशन को भी कवर करना है, या इस्केमिक हार्ट डिसीज़ है तो मुझे एक शॉर्ट हिस्ट्री उसकी भी लेनी है. पेशेंट की जितनी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं उनकी ख़ास चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, वो पूछनी होती हैं, वो लाजमी होता है, उनको मिस नहीं करना होता. स्पेशली अगर पेशेंट डायबिटिक भी है तो आपको डायबिटीज़ की भी मैक्सिमम हिस्ट्री लेनी होगी ताकि आप उसका डायबिटिक स्टेटस बता सकें. ठीक है, तो ये कोमॉर्बिडिटीज़ अगर आप शुरू में ही पूछ लेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इतनी हिस्ट्री क्विक लेनी है क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें भी कवर करनी है. सो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है. प्रेजेंटिंग कंप्लेन आई. अब आप पेशेंट से ये पूछें कि आप यहाँ क्यों आए थे. ठीक है. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ये भी पूछना होता है कि पेशेंट का मोड ऑफ़ एडमिशन क्या था. पेशेंट हॉस्पिटल से ही आ रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. कभी कभी होता है कि पेशेंट को घर से बुलाया जाता है, वो फॉलोअप पेशेंट्स होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पेशेंट हॉस्पिटल से आते हैं. आप पूछें कि उनका मोड ऑफ डिलीवरी क्या था, लाइक वो OPD से एडमिट हुए थे या एमरजेंसी से एडमिट हुए थे. इससे भी आपको क्लू मिलेगा कि अगर OPD से एडमिट हुआ था तो डिज़ीज़ की सिविरिटी, और अगर एमरजेंसी में आया था तो किस कॉम्प्लिकेशन के साथ आया था, ये इंपॉर्टेंट है. प्लस अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड है तो कितने डेज से हॉस्पिटलाइज्ड है. लाइक कोई क्रॉनिक इलनेस है तो वो अक्सर लोग 2 वीक्स तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहते हैं. तो ये दो चीज़ें आपने पूछनी है. हॉस्पिटल स्टे, अगर हॉस्पिटल से आए पेशेंट तो हॉस्पिटल स्टे कितना है, और मोड ऑफ़ एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब उसके बाद आप पूछें पेशेंट से कि भाई आप क्यों आए थे. ठीक है, पेशेंट बताएगा कि आपको जो है ना मैं इसलिए आया था. अब आपने ये भी पूछना है कि आपको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है. ठीक है, क्या पता पहले से कोई बीमारी चल रही हो और उसकी एग्रीवेशन हुई हो तो पेशेंट अभी आपके पास उस एग्रीवेशन के साथ आया है. ठीक है, या आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप आखिरी दफ़ा ठीक कब थे. अक्सर पेशेंट बहुत घुमा फिरा के हिस्ट्री दे रहे होते हैं, सही नहीं बता रहे होते, तो आप एक सवाल ये कर लें कि भाई आखिरी दफ़ा ठीक कब थे, तो वो बता देगा लाइक मैं आखिरी दफ़ा 2 महीने पहले ठीक था, 1 महीने पहले ठीक था. और क्योंकि अक्सर पेशेंट अपनी हिस्ट्री को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, उनको लो ग्रेड फीवर चल रहा होता है, बताते नहीं हैं, आते किसी और वजह से फिर बीमारी कुछ और निकलती है. तो आप ये पूछ लें, बेस्ट क्वेश्चन क्या होता है कि भाई आखिरी दफ़ा ठीक कब थे, तो वो आपको शुरू से बता देगा कि मैं आखिरी दफ़ा अब 1 महीने पहले ठीक था फॉर एग्ज़ाम्पल.
अच्छा, प्लस आपको ये भी देख करना होता है कि जो पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन है क्या वो उसकी प्रेयर कंप्लेन से मैच कर रही है। मतलब ऐसा तो नहीं पेशेंट को 2 महीने से एक बीमारी चल रही है, वो जब से ही बीमार है और अभी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो उसी का ही रिज़ल्ट है, तो मतलब एक डिजीज़ की कंटिन्यूटी है, ये भी देखना होता है। कि ऐसा तो नहीं कि पेशेंट जो अभी पेशेंट की बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो अनमास्क्ड होती हैं, चल रही होती हैं, और फिर कोई इलनेस हो जाती है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है और फिर उसके नतीजे में उसको कोई ना कोई बीमारी डायग्नोस हो जाती है, तो वो उसको खुद नहीं पता होता। तो ये रिलेशन आपने जो है निकालना है कि पेशेंट की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो जो उसकी अगर वो पहले से बीमार चल रहा है तो उससे लिंक्ड है या उससे कोई अलग है, ठीक है, उसका रिलेशन है उसके साथ या नहीं है। अच्छा, प्रेजेंटिंग कंप्लेन चाहे पेशेंट 10 बताए, 12 बताए, 2 बताए, 3 बताए, आपको कोई एक ही लेनी होती है, ठीक है। पेशेंट आपको जितने भी मसले बताए कि मुझे ये भी था, ये भी था, ये भी था, लेकिन आपने अब ये आपके ऊपर है, वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा कि आप उसकी बातों में से, उसकी कंप्लेन में से कोई एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन आप उठाएंगे, ठीक है, जिस पे लेके आपने अपना केस चलना होगा। और वो कौन सी कंप्लेन होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है चूज़ करना। लेट सपोज पेशेंट कह रहा है कि उसे बुखार है, उसे मोशन है, उसे उल्टी है, ठीक है। अब आप पूछें कि भाई सबसे पहले क्या हुआ था, ठीक है, तो कहेगा मुझे 2 महीने से बुखार था, लेकिन अभी जो मैं आया हूँ वो इसलिए आया कि मुझे 1 हफ्ते से मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग्स हो रही हैं। तो मतलब 2 महीने से या 2 हफ्ते से जो बुखार है वो बुखार अगर अभी भी उसको हो रहा है तो आपकी मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेन वो फीवर होगा। और ये जो डायरिया और ये चीज़ें हैं उसको ये इसकी एसोसिएशन में होगी, ये लिंक आपको ख़ुद बनाना होगा, ठीक है। जैसे पेशेंट कहता है कि उसको खांसी भी है, बलगम भी है, ठीक है, उसको जो है वो बलगम में खून भी आ रहा है, और फिर बाद में कहता है कि उसका वज़न कम हो रहा है और उसको फिर 3 हफ्ते से बुखार चल रहा है या 3 हफ्ते वाली खांसी है उसको, और अभी उस खांसी में खून आ रहा है तो इसलिए हॉस्पिटल आया है। तो आपने कंप्लेन जो है वो हेमोप्टाइसिस नहीं लेनी है, आपने कंप्लेन इसमें कफ लेनी है जो 2 महीने से, ठीक है, और हेमोप्टाइसिस उसकी एसोसिएशन होगी। अब ये जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन चूज़ करना है ना, बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने अपना केस इसी पे लेके चलना है, इसी पे डिफरेंशियल बनेंगे, इसी को ही डिफेंड करना होगा। अगर ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन सही चूज़ करी ना तो फिर केस काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन बहुत वाइसली चूज़ करनी है। पेशेंट कुछ भी कहे, ठीक है, आप पेशेंट से निकलवाएं कि असल वजह क्या थी, ठीक है। अक्सर बीमारियां पीछे चल रही होती हैं लेकिन पेशेंट किसी और वजह से आता है तो फिर वो चीज़ें डिस्कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन कोई एक होनी चाहिए, जितना एक होगी ना तो उसको करना आसान होगा, बाकी उसकी जो भी कंप्लेंट्स होगी ना वो आप उसकी एसोसिएशन में कर दें, ठीक है, दिस कंप्लेन इज़ एसोसिएटेड विद दिस 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 दिस, ठीक है। बट जो मेन एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन होगी ना वो एक ही होगी, ठीक है, और उसी पे ही केस लेके चलना होगा। अच्छा, नेक्स्ट, अब जो आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन चूज़ करी है, फॉर एग्जांपल आपने कफ़ चूज़ करा है कि कफ़ पेशेंट का मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेन है। अब जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है ना उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो उसका जो निमोनिक है ना वो है ओडी पारा। ओडी पारा में क्या है कि पेशेंट जो कंप्लेन आपको बताए ना आप उसका ओडी पारा कर लें, ठीक है। जैसे ओ फॉर ऑनसेट, ठीक है, कि कैसे शुरू हुई, अचानक हुई है या आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई है, ड्यूरेशन कितने अरसे से है, प्रोग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछना कि खांसी अगर बलगम के साथ है तो पहले कितना बलगम आता था और अब कितना आ रहा है, मतलब प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ हो रही उसकी कंप्लेन या डिक्रीज़ हो रही है। अगर डायरिया है तो पहले कितना मोशन होते थे और अब कितने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेशन के लिए कि प्रोग्रेसिवली उसकी जो कंप्लेन है वो वर्सनिंग की तरफ है या बेहतरी की तरफ है, ये पूछना होता है आपने प्रोग्रेशन को अच्छे से क्लियरली। फिर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं और रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं, फिर उसके एसोसिएशंस क्या हैं, लाइक अगर उसने कफ़ के साथ हेमाप्टाइसिस बोला है या कफ़ के साथ फीवर एलर्जी बोली है साथ में, तो आप इसको नीचे एसोसिएशंस में एक्सप्लेन करें। अच्छा, नेक्स्ट होता है जब ओडी पारा ही बेसिकली एचओपीसी है, ठीक है, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है ना, जितनी भी प्रेजेंट आपने तो कोई एक प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेनी है, ठीक है, लेकिन पेशेंट जो 2-3 चीज़ें बताएगा कि ये भी है उसको ये भी है, फिर वो चीज़ें आप उसकी एसोसिएशन में पूछें और उसका पूरा आप एचओपीसी करें। वो एचओपीसी बेसिकली ओडी पारा ही है। उसके बाद आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनने चाहिए, मैक्सिमम 2 से 3 तो बनने चाहिए, ठीक है। और यहाँ आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने हैं
क्योंकि आप उसी डिफरेंशियल डायग्नोसिस का आगे सिस्टमिक इंक्वायरी करेंगे, उसी से रिलेटेड उसकी कॉम्प्लिकेशंस पूछेंगे, हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आप रैंडमली नहीं पूछेंगे, आप अपने पेपर जो आपको वहाँ मिलेगा उस पर आपने क्या लिखना होता है, नेग्रियोमा लिखना होता है, क्योंकि आप भूल जाते हैं जब आपकी हिस्ट्री कंप्लीट एग्जामिनेशन कंप्लीट होगी ना, तो आप अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट की एज भूल गए, पेशेंट का नाम भूल गए, तो नेग्रियोमा आपने लाजमी पेपर पे मेंशन करना है पेशेंट का, ताकि आपको वो याद रहे। दूसरा, प्रेजेंटिंग कंप्लेन पेशेंट की मेंशन करनी है और उस प्रेजेंटिंग कंप्लेन का ओडी पारा करना है, ठीक है। बाकी कुछ लिखने का मुझे तो टाइम नहीं मिला था। हाँ, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आपका लिखने का अच्छा है, तो आप बेशक पूरी हिस्ट्री भी लिखें, लेकिन टाइम नहीं होता है तो। लेकिन ये चीज़ें आपको लिखनी है, ताकि आप जब एक्सप्लेन करो ना अपनी हिस्ट्री, तो इसमें पॉजिटिव फाइंडिंग्स आप बेशक बता सकें, आप कुछ मिस ना करें। और जो पॉजिटिव फाइंडिंग्स हो आप उसको पेपर पे लिखें, आप कुछ भी ना लिखें पेपर पे, पॉजिटिव फाइंडिंग्स मोटी मोटी लिखें ताकि वो आपको याद रहे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने बना लिया है यहाँ पे। अब हम उन्हीं डिफरेंशियल डायग्नोसिस का आगे सिस्टमिक इंक्वायरी करेंगे, रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस करेंगे। रिस्क फैक्टर्स आपने करने हैं, फिर उसी की रिस्क फैक्टर वर्सेस एटियोलॉजी एक ही बात है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, लाइक अगर आपने अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ट्यूबरकुलोसिस रखा है, ठीक है, कफ की हिस्ट्री थी, आपने ट्यूबरकुलोसिस रखा है, तो ट्यूबरकुलोसिस के रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे कि भाई प्रेयर पहले हो चुकी है, टीबी फैमिली में हो चुकी है, किसी को टीबी कॉन्टैक्ट पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है, पेशेंट आईवी ड्रग एब्यूजर तो नहीं है, पेशेंट मेल नरिश तो नहीं है, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, ये भी एक सेल्फ रिस्क फैक्टर। ये रिस्क फैक्टर्स हो गए। अब कॉम्प्लिकेशन टीबी की तो हेड टू टो है, अब हेड से स्टार्ट हो जाए, टीबीएम के लिए पूछें हेडेक तो नहीं है, ऑल्टर्ड लेवल तो नहीं है। इसी तरह फिर चेस्ट कॉम्प्लिकेशन हो गई, कार्डियोवास्कुलर हो गई, एब्डोमिनल हो गई, रीनल हो गई, ऑटोइम्यून हो गई। इस तरह आप टीबी से रेलेवेंट ही सिस्टमिक इंक्वायरी अपनी कंप्लीट करें, और वही कॉम्प्लिकेशन है बेसिकली, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट के पेशेंट जाहिर है, पेशेंट हॉस्पिटल से आए, पेशेंट एडमिटेड है, तो आपने ये लाजमी पूछना है कि ड्यूरिंग, आप पूछ सकते हैं बेशक पेशेंट से ऐसे कि भाई हॉस्पिटल में आपके कौन कौन से टेस्ट हुए हैं, ठीक है, आप नाम लेके पूछें और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करें। ये मत कहें कभी भी पेशेंट को कि भाई डॉक्टर ने आपको क्या बताया बीमारी के मुताबिक, आपको क्या बीमारी है, मतलब डायरेक्टली नाम ना पूछें। इससे ऐसा इंप्रेशन जाता है कि आप पेशेंट से पूछना चाह रहे हैं। आप ऐसे बिल्कुल ना कहें कि आपको कौन सी बीमारी है, ठीक है, डॉक्टर ने आपको बीमारी का नाम क्या बताया, इस तरह नहीं पूछना। ऐसे पूछना है कि आपने कौन कौन से टेस्ट कराए हैं। अगर आपके माइंड में कोई ख़ास डिजीज़ है, जैसे टीबी है और टीबी लंग की है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपके बलगम के टेस्ट हुए हैं, आपका सीने का एक्सरे हुआ है, सीटी स्कैन हुआ है सीने का, आपका कोई नलकी वाला टेस्ट हुआ है। इस तरह करके आपके माइंड में जो भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ना, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन ऐसे पूछ सकते हैं कि आपके बहुत सारे कुछ महंगे ब्लड टेस्ट हुए हैं, अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, इस तरह। या अगर आप एनीमिया कंसीडर करें तो आप ये पूछ सकते हैं कि आपको कोई ब्लड लगा है हॉस्पिटल में इंजेक्शन चल रहे हैं। अगर आप मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप ये पूछ सकते हैं कि आपको कोई जो है वो कीमोथेरेपी शुरू की गई हो, या आपको शुआएँ शुरू की गई हों, या अगर टीबी है माइंड में तो आपको कोई निहार मुँह वाली गोली शुरू की गई हो। इनडायरेक्टली पूछना है आपने, ठीक है। वैसे पेशेंट अगर एजुकेटेड होगा तो वो नाम खुद बता देगा, लेकिन अगर एजुकेटेड नहीं है और उसे नहीं पता है, तो फिर आप इस तरह से पूछ के थोड़ा सा क्लू ले लें कि उसकी ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन उसका क्या वर्कअप हुआ है और किस ट्रीटमेंट पे है वो, और क्या वो इम्प्रूव हुआ है नहीं हुआ है। इतना ये मत पूछने की कोशिश करेंगे उसको डायग्नोसिस क्या है, इससे बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। अच्छा, अब जो बाकी की हिस्ट्री है ना, क्योंकि आपने जब अपना HOPC कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने खड़े हो जाना है, आपके 10 मिनट यहाँ पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आपने खड़े हो जाना है, आपने एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। फिर जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो ना, तब आपने ये पैम हक फॉस TVFC करना है। ये बेसिकली बाकी की हिस्ट्री का नमूनिक है, जिसमें P स्टैंड्स फॉर पास्ट हिस्ट्री, A फॉर एलर्जीज़, M फॉर मेडिकेशंस और ड्रग हिस्ट्री, पेशेंट करंटली या प्रेयर कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है तो उसकी क्या ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है। H फॉर प्रियर हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं हुई कभी। यूरो गायनिकोलॉजिकल, स्पेशली फीमेल्स में इंपॉर्टेंट है कि उसकी गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री हो, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हो, यहीं पे उसकी बैचलर हिस्ट्री भी होगी। देन इसमें आ जाए F फॉर फैमिली हिस्ट्री हो गई, ऑक्यूपेशन हो गया, सेक्चुअल एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ट्रैवल हिस्ट्री, स्पेशली अगर आप HIV सस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
वैक्सीनेशन की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल स्टेटस इंपॉर्टेंट है कि लाइक अगर पेशेंट को जॉइंट डिजीज़ है, स्ट्रोक है, तो अब उसका फंक्शनल स्टेटस क्या है, वो काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। सेकंड कंसर्न्स क्या है, आपने ये भी पूछना होता है पेशेंट से कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या मसला है जिसका आप हल चाहते हैं। तो पेशेंट खुद बताएगा कि भाई मैं इस चीज़ से परेशान हूँ और बस ये चीज़ मेरी ठीक हो जाए। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आप कंसर्न है कि पेशेंट के क्या कंसर्न्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, अब अगर पेशेंट को डायबिटीज़, मैंने कहा था अगर पेशेंट बोले कि उसको डायबिटीज़ भी है, उसको हाइपरटेंशन भी है, तो अब उसको किस तरह से आप जो है ना शॉर्ट हिस्ट्री में अपनी हिस्ट्री में उसको उसकी रेलेवेंट हिस्ट्री लेंगे। उसका एक निमोनिक होता है DDMC। ठीक है, DDMC, डी फॉर डायग्नोसिस। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट डायबिटिक है तो उसकी डायबिटीज़ कैसे डायग्नोस हुई है। ठीक है, मतलब उसने HbA1c कराया स्क्रीनिंग के थ्रू हुई, या पेशेंट सिम्टोमेटिक था या किसी और वजह से टेस्ट कराया तो उसमें शुगर आई है, तो आपने फ़ौरन से पूछना है कि भाई डायग्नोसिस कब से है, कब से है आपको शुगर और कैसे डायग्नोस हुई। ड्यूरेशन डी फॉर डायग्नोसिस, डी फॉर ड्यूरेशन, कब से है। M फॉर मैनेजमेंट, आप उसके लिए क्या ले रहे हैं, मेडिकेशंस ले रहे हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पे हैं या इंसुलिन पे हैं, पहले किस पे थे और अब किस पे हैं, और उस पर कंट्रोल्ड है नहीं है, आप अपनी शुगर चेक करते हैं कितनी आती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप पूछें अगर इंसुलिन बोलता है पेशेंट तो आप उससे पूछ लें कि भाई दूध वाली लगाते हो या पानी वाली लगाते हो और कितनी लगाते हो। और अगर मेडिकेशन पे है तो पूछ लें कि दिन में कितनी बार लेते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद DDMC, C फॉर कॉम्प्लिकेशंस। अब डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस बहुत आसान है याद करना। आप हेड टू टो चलें तो पहले माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में आइज़ में पूछ लें आपकी भाई नज़र का कोई मसला तो नहीं, नज़र का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ। ठीक है, फिर न्यूरोपैथी, हार्ट पैर से होते हैं। ठीक है, फिर नेफ्रोपैथी, कभी पेशाब का टेस्ट कराया है उसमें पेशाब में झाग तो नहीं आते। ठीक है, कभी डायलिसिस की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। मैक्रोवेस्कुलर में कोई दिल का मसला हो, कभी दिल की एंजियोग्राफी, सीने में दर्द होता हो। ठीक है, और कभी आधे हिस्से पे फाली जैसी कमजोरी हुई हो, लकवा हुआ हो, मुँह टेढ़ा हो गया हो, या और पेरी और एथरोस्क्लेरोसिस के लिए पेरीवेस्कुलर सिस्टम के लिए क्या पूछेंगे, चलते चलते पैरों में दर्द होता है कि रुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है। ठीक है, ये आपने कवर कर लिया अपना डायबिटीज़। यही डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन और हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन सेम है। अगर पेशेंट को लेट सपोज क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट डायबिटिक और हाइपरटेंसिव दोनों होते हैं, तो दोनों की कॉम्प्लिकेशन सेम ही है। इस तरह आपने स्क्रीनिंग कर ली पेशेंट की। ठीक है, तो जो भी इसकी कोमोबिडिटीज़ होंगी ना उसका निमोनिक DDMC है। ठीक है, ये आपकी हो गई हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, कोशिश करें कि आप जब लॉन्ग फेस की प्रैक्टिस करें ना तो आप इसी पैटर्न पे हिस्ट्री दें। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में आप कुछ भूलें नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट ना भूलें। लाइक सपोज़ के कुछ चीज़ें तो बंदा भूल ही जाता है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी डायग्नोसिस ऐसी है और उससे रेलिवेंट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री आप भूल गए तो फिर ये एग्ज़ाम में इस बात को फिर कैच कर लेता है कि आपने ये हिस्ट्री नहीं भूल गए आप। तो इसलिए या तो आप एक काम करें, जब आप हिस्ट्री लेने जाएँ तो आप पेपर पे साइड पे ये निमोनिक्स लिख लें। ठीक है, फिर आपको जब निमोनिक्स याद रहेंगे ना तो आप फिर कुछ भूलेंगे नहीं, और बेशक एग्जामिनेशन करते करते ही आप अपनी हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, क्योंकि आपकी जब नज़र पड़ेगी तो आपको याद आएगा कि मैंने ये चीज़ नहीं पूछी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करें कि इस तरह से हिस्ट्री दें ताकि हिस्ट्री ही आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है होगी उसमें हम लॉन्ग केस से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, और प्लीज़ आप लोग अपना फ़ीडबैक भी दें। ठीक है, आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है ये वीडियोस या नहीं लग रही, या आप लोग क्या चाहते हैं इसमें, अगर कोई इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या इसमें इसको कुछ और मॉडिफाई किया जाए। बिकॉज ये वो बातें हैं जो आपको या तो एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेक्ट करके सीखते हैं, आपको खुद से कोई नहीं बताता है। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने भी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन के बाद सीखी हैं, अपने एक्सपीरियंस से भी सीखी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको कोई भी इस तरह से गाइड नहीं करता। तो लाइक करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें चैनल को, अब फॉलो करें अपडेट्स को, और प्लीज़ अपने जूनियर्स और अपने कुलीग्स के साथ शेयर करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।